हेलो, स्टडी विथ द सिस्टर चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी कंपटीशन होते हैं उस एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए हम पूरा टॉपिक डिटेल्स में जो है कि आप लोगों को समझा रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। और हमने बायोलॉजी का चैप्टर शुरू किया था और बायोलॉजी में हम लोगों ने सेल के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। और सेल में हम लोग पिछले क्लास में क्या स्टडी किए थे थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या होता है? बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। पहला चीज जो बताए थे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये बाई लेयर्ड होता है। और इसके बारे में बताए थे कि ये जो है किस चीज का बना होता है? तो बताए थे इसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? फॉस्फोलिपिड रहता है। फॉस्फोलिपिड इसमें क्या क्या चीजें रहता है? तो फॉस्फोलिपिड्स ये मैक्सिमम अमाउंट में रहता है आपका। और इसमें और भी चीज हल्का फल्का रहता है, जैसे आपका क्या हो गया, इसमें कुछ आपका शुगर भी पाया जाएगा और कुछ इसमें क्या पाए जाते हैं? तो कुछ आपके प्रोटीन भी पाए जाते हैं, शुगर प्लस प्रोटीन। और भी कई चीजों के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे के टॉपिक की ओर देखते हैं। तो सबसे आगे का जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन का आपका थिकनेस क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके थिकनेस की, यानी कि इसकी मोटाई की बात करते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का आपका थिकनेस जो है कि कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एक हम लोग डायग्राम बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका यहाँ पे आपका क्या हुआ? आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब ये देखिए ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर बाई लेयर है। एक लेयर आपका ये हो गया और दूसरा लेयर क्या होता है? ये वाला होता है। तो अगर हम लोग इसके थिकनेस की बात करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ या जो है कि इधर से इधर अगर हम लोग बात करते हैं इसके थिकनेस की, तो इसका थिकनेस जो होता है आपका कितना होता है? तो 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। यानी थिकनेस का मतलब आपका क्या हो गया? इसकी मोटाई। और इसकी मोटाई की अगर हम लोग बात करें तो इसका मोटाई क्या होगा? आपका 75 एंगस्ट्रॉम होगा, यानी कि 75 एंगस्ट्रॉम। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन का ऑप्शन आपका एंगस्ट्रॉम में ही रहता है। तो अगर जो है एग्जाम्स में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन का आपका थिकनेस कितना होता है, तो आपका 75 एंगस्ट्रॉम होगा। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि एंगस्ट्रॉम में ऑप्शन नहीं है, इसका जो है कि ऑप्शन थोड़ा चेंज करके भी दे दिया, नैनोमीटर में दे दिया, तो नैनोमीटर में ये क्या हो जाएगा? इसको अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो नैनोमीटर में आपका 7.5 नैनोमीटर होगा। नैनोमीटर होगा। अगर एग्जाम में ऑप्शन में आपका नैनोमीटर में दिया है तो आपको अगर कोई भी एक कॉन्सेप्ट एंगस्ट्रॉम का याद है तो सीधे आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 75 को अगर नैनोमीटर में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। या ऑप्शन में माइक्रोमीटर में भी हो सकता है। तो अगर माइक्रोमीटर में बात करेंगे तो 0.07 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर ये आपकी क्या होती है? तो आपका जो है सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो है कि आगे हम लोग देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। अब देखिए मेन चीज जो आज के क्लास में आपका पढ़ना है, ये हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन आपका क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं यहाँ
फंक्शन देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का आपका क्या क्या काम होता है, इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात अगर सेल मेम्ब्रेन की जाती है तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल पहला पॉइंट अगर हम लोग लिखेंगे तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि सेमी। सेमी मतलब क्या होता है? आधा। सेमी का मतलब आधा। और क्या होता है? परमीएबल। सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। ये क्या होता है? अर्ध परागम्य झिल्ली होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, पहला इसका काम क्या होता है कि ये क्या होता है? अर्ध परागम्य झिल्ली होता है। सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन होता है। इसको हिंदी में लिख देते हैं अर्ध परागम्य, अर्ध परागम्य झिल्ली। अब देखिए, इसको हम लोग अर्ध परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, या इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन क्यों होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो हम लोग इसका रीजन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हम एक सेल मेम्ब्रेन हम लोग बनाते हैं। यहाँ आपका ये क्या हो गया? आपका सेल हो गया। और ये इसके चारों तरफ से हम क्या बना दिए? ये आपका हम इसका मेम्ब्रेन बना दिए। ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा? आपका सेल मेम्ब्रेन होगा, कोशिका झिल्ली होगा। और ये आपका क्या होगा? अर्ध परागम्य होगा। अर्ध परागम्य क्यों होगा कि जैसे मान लिया जाए कि बाहर से कोई पार्टिकल है, ये सेल के बाहर मान लेते हैं कि कोई भी आपका क्या है, यहाँ पे पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल जो है कुछ भी हो सकता है। ये आपका यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि अगर बाहर में कोई पार्टिकल क्या है आपका? शुगर है। तो शुगर सेल के लिए क्या है? यूजफुल है या जो है कि हार्मफुल है? तो यूजफुल है। तो इस पार्टिकल को ये क्या करेगा? ये अंदर जाने के लिए ये अलाउ करेगा। इसको क्या कर देगा? अलाउ करेगा कि अंदर जा सकता है। या मान लेते हैं कि अगर बाहर में आपका क्या है, कोई बैक्टीरिया है, हानिकारक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया अगर सेल के अंदर अगर चल जाता है तो क्या होगा? सेल को डैमेज कर देगा। तो इसको जो है रोकने के लिए इस प्रकार का ये झिल्ली बनाया गया है, सेमी प्रिएम्बल झिल्ली। ये क्या करता है कि जो यूजफुल सब्सटेंस, यूजफुल मटेरियल जो आपका बाहर में होता है, इन्वायरमेंट में होता है, वो अगर अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये चेक करता है, देखता है कि ये यूजफुल मटेरियल है, इसको जाने से सेल को कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसको अलाउ कर देगा। और जैसे कोई हानिकारक मटेरियल है, बैक्टीरिया है, अगर ये अंदर जाना चाहेगा तो इसको क्या करेगा? डोंट अलाउ, यानी कि इसको अंदर जाने नहीं देगा। अब देखिए, दूसरा कंडीशन होता है कि ये भी तो हो सकता है कि आपके सेल के अंदर में कुछ जो है कि क्या हो, आपका हार्मफुल मटेरियल हो, यानी कि सेल के अंदर मान लेते हैं कि आपका क्या है, इसके अंदर आपका कोई टॉक्सिक मटेरियल है। मान लेते हैं कि आपका क्या है? टॉक्सिक मटेरियल है। अब इस टॉक्सिक मटेरियल जो कि इसको सेल को क्या करेगा? नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये क्या करेगा? इसको बाहर कर देगा। इसको बाहर कर देगा क्योंकि ये सेल को क्या करेगा? ये सेल को डैमेज कर सकता है, तो ये क्या करेगा? इसको सेल से बाहर निकाल देगा। तो पहला फंक्शन यही हुआ कि ये जो है हार्मफुल मटेरियल और यूजफुल मटेरियल को ये चेक करता है, और अगर यूजफुल मटेरियल बाहर है तो उसको ये अंदर जाने के लिए अलाउ करेगा, और अगर कोई हार्मफुल मटेरियल अगर आउटसाइड में है तो उसको ये अंदर जाने नहीं देगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इसके अंदर में कोई हार्मफुल मटेरियल पाया गया, यानी कि कोई बैक्टीरिया या वायरस अगर जो है कि इसको नुकसान पहुंचाने वाला इसके अंदर अगर पाया जाता है, तो इसको क्या करता है? इसको बाहर निकाल देता है। तो दूसरा अगर हम लोग इसका बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि हम लोग देखते हैं कि इसका काम जो है क्या है? रेगुलेट करना है। और किसको रेगुलेट करता है? तो ये जो है कि मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि इट रेगुलेट्स मॉलिक्यूल। आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा फंक्शन है क्या हो जाएगा कि इट रेगुलेट्स
इट रेगुलेट्स मॉलिक्यूल, और ये कैसे रेगुलेट करेगा, तो इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि बाहर से अंदर में किसको जाना है, किसको बाहर निकालना है, किसको रहने देना है, किसको अंदर आना है, ये सारी चीजों को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो ये सारा फंक्शन से आपका डायरेक्टली आपका किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए कैसे पूछ सकता है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि एक सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये किस प्रकार का होता है, तो हम क्या लिखेंगे, पहला तो वाई लेयर्ड होता है, दूसरा क्या होगा ये सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन होता है, अर्ध परागम झिल्ली होता है। इसी क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकता है कि सेल का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये अर्ध परागम्य झिल्ली क्यों होता है, यानी कि सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका काम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करना, यानी कि बाहर में अगर हार्मफुल मटेरियल है तो उसको अंदर जाने नहीं देगा और बाहर का यूजफुल मटेरियल को अलाउ करेगा कि अंदर जा सकता है। अब अंदर में कोई यूजफुल मटेरियल है, अगर बाहर इसको जाने से नुकसान हो जाएगा तो उसको बाहर जाने से रोकेगा, और अगर इसके अंदर में कोई हार्मफुल मटेरियल पाया गया जो कि सेल को नुकसान कर सकता है तो उस मटेरियल को सीधे क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो इस तरह से किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन घुमा के एग्जाम्स में आ सकता है। इसलिए अगर आपका कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे एग्जाम्स में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अगला फंक्शन हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग इसका तीसरे फंक्शन की बात करते हैं। हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात अब करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पिछले क्लास में तो डायग्राम से आप लोग को बताए ही थे। तो तीसरा पॉइंट जो होगा ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर का होगा। स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब आपका क्या हो गया, संरचना, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का आपका संरचना क्या होगा, तो इसके बारे में आपका जानना है। और यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इसको आप देखते जाइए। तो पहला तो वो ये चीज इससे पूछ सकता है कि इसका मॉडल जो है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो डिजाइन है, ये मॉडल जो है ये किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का आपका मॉडल आपका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका मॉडल जो होता है, मॉडल का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप डिजाइन करने वाले हैं तो उससे पहले एक मॉडल देते हैं कि इस तरह का मॉडल होना चाहिए। तो इसका मॉडल जो होता है फ्लूइड 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 मोसेइक मॉडल होता है। फ्लूइड मोसेइक मॉडल होता है। फ्लूइड मोसेइक मॉडल इसका नाम आपका क्यों दिया गया, क्योंकि इसके बीच में क्या रहता है, आपका फ्लूइड रहता है। इसको जो वैज्ञानिक इस मॉडल को बनाए थे उन्होंने क्या किया था कि दोनों स्लाइड लगाकर, दो गो स्लाइड लगाए थे, एक स्लाइड यहाँ और एक स्लाइड क्या लगाए थे, यहाँ लगाए थे। और इसमें क्या किए थे कि इसमें कुछ फ्लूइड को आपका भर दिए थे, फ्लूइड को इन्होंने भरा था। इस कारण जो है इसका मॉडल किस प्रकार का उन्होंने दिया था, तो ये फ्लूइड मोजेइक मॉडल इन्होंने क्या किया था, इसका नाम दिया था। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा ये आ सकता है कि ये मॉडल किस प्रकार का है, तो फ्लूइड मोजेइक मॉडल है, क्योंकि ये दो स्लाइड के बीच में इन्होंने जब टेस्ट किया तो इसके बीच में क्या किया था, फ्लूइड को रखा था। अब देखिए यहां से अगला क्वेश्चन जो आपका आता है एग्जाम्स में कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये मॉडल्स को कौन दिए थे,
तो ये मॉडल किनके द्वारा दिया गया था? ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा जाता है। तो एच ग्रैंडल दिए थे ये मॉडल जो थे, ये कौन दिए थे? तो एच एच ग्रैंडल जो थे, इन्होंने पहली बार ये मॉडल दिया था। एच एच ग्रैंडल। एग्जाम्स में हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो है कि सेल मेम्ब्रेन की जो संरचना होती है, इसका मॉडल कैसा होता है? तो इसका मॉडल आपका क्या होगा? तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल होगा। और इस मॉडल को तैयार करने वाले कौन थे? तो एच ग्रैंडल थे। इन्होंने इस मॉडल को दिया था। और कब दिया था? तो 1879 में इन्होंने इस मॉडल को तैयार किया था। और ये 1879 में इन्होंने एक अपना मॉडल इसका सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है इसका दिया। अब तो देखिए हम लोग मॉडल्स की बात कर लिए। अब हम लोग ऑब्जर्व की बात करते हैं कि सबसे पहले ये जो है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल को या सेल मेम्ब्रेन को आपको ऑब्जर्व कौन किए थे? तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इसके ऑब्जर्व की बात करते हैं तो ऑब्जर्व इसको सबसे पहले आपको कौन किए थे? तो यहाँ देखिए जो मॉडल आपका दिए थे एच ग्रैंडल, इन्होंने ही पहली बार क्या किया था कि आपका सेल मेम्ब्रेन को आपको ऑब्जर्व किया था। तो ऑब्जर्व करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आपके वही थे एच ग्रैंडल। और इन्होंने किस चीज में देखा था? तो ये आरबीसी के सेल में देखा था। आरबीसी के सेल में इन्होंने क्या किया था? इस चीज को इन्होंने एब्जॉर्व किया था सबसे पहली बार। अब यहाँ देखिए आरबीसी में जब इन्होंने देखा तो देखा कि आरबीसी यानी कि ब्लड में जो आपका पाया जाता है रेड ब्लड सेल, तो इसमें इन्होंने देखा कि इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने इस चीज को इसी में आरबीसी में क्या किया था? एब्जॉर्ब किया था। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग इसके डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसका डिस्कवरी कौन करने वाले थे? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका डिस्कवरी दो वैज्ञानिक किए थे। यहाँ देखिए अगर हम लोग इसके डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी इन्होंने सिर्फ देखा था। अगर हम लोग डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसका डिस्कवरी करने वाले दो वैज्ञानिक थे, क्रैमर और नागेल थे। क्रैमर और नागेल पहले वैज्ञानिक थे। क्रैमर क्रैमर थे और प्लस नागेल थे। नागेल ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं और ये दोनों मिलकर क्या किए थे कि इस चीज को जो है कि डिस्कवरी किए थे। नागेली क्रैमर और नागेली दो अलग अलग साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो है कि किस चीज का डिस्कवरी किया था? तो इन्होंने जो है कि सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी किया था, इसका खोज किया था। यानी कि ये आपका सेल हो गया और ये क्या हो गया? इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन हो गया। तो इसका डिस्कवरी करने वाले कौन थे? तो ये दोनों क्रैमर और नेगली थे। इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि आपका सेल मेम्ब्रेन का आपका डिस्कवरी किया। तो यहां से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपका आएगा। पहला तो ये आएगा, आता है परीक्षाओं में कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये मॉडल कौन दिया था? तो किस तरह का मॉडल होता है? तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल होता है। इस मॉडल को तैयार करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो एच ग्रैंडल थे। इन्होंने कब इस मॉडल को तैयार किया? तो 1879 में किया। इसका डिस्कवरी कौन किया था? तो क्रैमर और नगेली दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है कि इस चीज का सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी किया। अगर ये पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन को पहली बार ऑब्जर्व किसने किया था? तो ऑब्जर्व करने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे ये कौन थे? एच ग्रैंडल थे। और इन्होंने किस चीज में देखा था? अगर ये क्वेश्चन देता है तो ये जो है कि आरबीसी के अंदर में देखे थे। और जब आरबीसी के अंदर में देखे तो इन्होंने देखा कि आरबीसी के चारों तरफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल जो खून में पाया जाता है, तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगा होता है। तो पहली बार ग्रैंडल ने ही क्या किया? इस चीज को आपको एब्जॉर्व किया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं।
और चलिए हम लोग इतनी बातें हम लोग कर लिए। अब इन सारी चीजों का खोज हो गया, ऑब्जर्वेशन कर लिया गया, वैज्ञानिकों ने इसको खोज कर लिया, तो जो है कि अब इसका नामकरण भी तो किया जाएगा ना। जैसे मान लेते हैं कि घर में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका क्या किया जाता है, नामकरण संस्कार किया जाता है। उसके माता पिता या उसके रिलेटिव या उसके दादा दादी जो भी उसके फैमिली में होते हैं, उस बच्चे का एक नाम रखते हैं कि बच्चा जो है ये इस दुनिया में, इस संसार में इसी नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग नामकरण की बात करते हैं कि इसको नाम देने वाले कौन थे, नामकरण इसका कौन किए थे, यानी कि सेल मेंबर ने जो नाम पड़ा, तो ये नाम को कौन दिए थे। तो देखिए सबसे पहले नाम देने वाले कौन वैज्ञानिक थे, तो ये वैज्ञानिक थे प्रीफर। प्रीफर जो थे, प्रीफर जिस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया, उनका नाम था उनका नाम था प्रीफर था। और इन्होंने सबसे पहले, प्रीफर क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट थे। और इन्होंने ही जो है इसका पहली बार नाम क्या दिया, तो सेल मेम्ब्रेन दिया। इसका नाम क्या दिया, सेल मेम्ब्रेन इसका नाम दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन नामकरण जो है नाम किसके द्वारा दिया गया, तो प्रेफर को द्वारा दिया गया, प्रेफर के द्वारा दिया गया। इन्होंने जो है कि सबसे पहली बार इसका नाम क्या दिया, तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन इसका नाम रखा गया। जैसे कि बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता या दादा दादी कोई नाम अगर रख देते हैं तो उस नाम से बच्चा जाना जाता है। लेकिन पिछले क्लास में बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन को और भी अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, आफी है, तो आफी का 2 नाम या 3 नाम होता है। स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट में अलग नाम होता है और घर में अलग नाम होता है, पुकारू नाम अलग होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके दादा को या नाना को कोई नाम पसंद आया, तो उसको कहे कि ये नाम रख लो, चलो ठीक है रख लेते हैं। लेकिन जो है कि एक पुकारू नाम भी जो है कि लोगों का होता है, तो इसका जो अलग अलग नाम दिया गया, तो जो है कि कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया, जिसके मन में जो आया, जो सुझाव आया, उन्होंने इसका नामकरण उस तरीके से किया। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन नाम की बात पूछा जाए कि ये नाम किसने दिया, तो ये नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, प्रेफर थे। अब देखिए इसका एक और नाम होता है प्लाज्मा लेमा होता है, प्लाज्मा लेमा। अब देखिए इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, प्लाज्मा लेमा होता है, प्लाज्मा लेमा। अब देखिए अगर हम लोग प्लाज्मा लेमा की बात करते हैं कि इसको जो है कि कौन नाम दिए थे, तो ये प्लोव थे। इसका नामकरण देने वाले वैज्ञानिक जो थे ये कौन थे, प्लोव थे। ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही इसका नाम क्या दिया था, प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। जेके प्लोव इनका नाम था और इन्होंने जो है कि इसका नाम क्या दिया, प्लाज्मा लेमा नाम दिया। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम कौन दिया, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका एक और नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली हम लोग बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली ये नाम कौन दिए थे, तो क्रैमर और नगेली ही दिए थे। क्रैमर और कौन दिए थे, क्रैमर प्लस नगेली, इन्होंने इसका नाम क्या दिया, प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया। क्रैमर प्लस नगेली, इन्होंने इसका क्या नाम दिया, तो प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया। और इस प्रकार इसका सेल मेम्ब्रेन को इन 3 नामों से जो है कि जाना जाता है, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं।
अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं कि सेल के अंदर आपका क्या क्या पाया जाता है। सेल के अंदर एक सेल है, तो इसके अंदर यानी कि जब आप माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा तो इसके अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए सेल के अंदर जो भी चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल और सेल ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब जैसे हमारा ही शरीर में बहुत सारे पार्ट हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शरीर का ऑर्गन बोलते हैं। तो सेल के अंदर में जो चीज होते हैं तो क्या हो गया, सेल का ऑर्गन हो गया। तो ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स इसके अंदर में पाए जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली बोलते हैं। ऑर्गेनली, ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। यानी सेल के अंदर जितने भी आपके पार्ट पाए जाएंगे वो जो है उसको हम लोग सेल ऑर्गेनली बोलेंगे और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। तो हम लोग जो है कि एक एक पार्ट का जो सेल के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो जो पार्ट्स विजिबल होते हैं हम लोग उनके बारे में क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। सारे पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका पार्ट होता है सेल के अंदर वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले जो है जो कि हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। और इस सेल का सबसे जो है कि क्या होता है, मुख्य पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग केंद्रक भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और इस सेल का सबसे जो है कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, यही सेल के अन्य ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग का शरीर है तो हमारे हर ऑर्गन को कंट्रोल करने वाला कौन है, तो हमारा ब्रेन है। तो इसको जो है सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे, कौन सा ऑर्गन कौन फंक्शन करेगा, तो इस चीज को कंट्रोल कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है, यानी केंद्रक करता है। तो अब सवाल होता है कि केंद्रक रहता कहाँ है, सेल में कहाँ पर रहता है, तो ये सेल के ठीक बीचों बीच रहता है। ये कहाँ पर रहता है, तो सेल के बीचों बीच, बिल्कुल सेल के कहाँ रहेगा, तो ये बीचों बीच में रहेगा। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, ये आपका सेल है, तो यहाँ आपका ये वाला जो हो गया ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया आपका। यानी कि ये क्या होगा, ये आपका नाभिक हो गया। देखिए कहाँ पर है, ये बिल्कुल बीच में है, सेल के ठीक जो है कि ये बीच में पाया जाता है। अब देखिए इससे न्यूक्लियस से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग को जानना है कि न्यूक्लियस के बारे में जो स्टडी किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में जो स्टडी करेगा, जो व्यक्ति करेगा स्टडी, उस विज्ञान को, उस साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैरियोलॉजी बोलते हैं। कैरियोलॉजी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी हम लोग बोलते हैं। यानी साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोलॉजी। ये क्या है, एक साइंस का आपका ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है न्यूक्लियस के बारे में, सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा चीज न्यूक्लियस के बारे में क्या जानना है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली, यानी कि ये सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन आपका होता है। सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, यानी सेल में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये सबसे बड़ा होगा।
सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग, यानी कि एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें ये क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी होगा, क्योंकि ये सेल के सारे ऑर्गन्स को ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सेल के लिए, क्योंकि सेल को क्या फंक्शन करना है, कौन सा काम करना है, किस ऑर्गन से क्या काम करवाना है, तो सारे का कंट्रोलिंग यही होता है। इसके बारे में जो साइंटिस्ट, इसके बारे में जो स्टडी किया जाता है उस विज्ञान को कार्डियोलॉजी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट चीज जो इस एग्जाम्स में हमेशा आता है कि इस न्यूक्लियस का आपका डिस्कवरी कौन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। अगर हम लोग इसके डिस्कवरी की बात करते हैं कि इस न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने खोजा था, अगर हम लोग इसके डिस्कवरी की बात करते हैं तो इसका डिस्कवरी कौन किए थे, तो आपके रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने क्या किया था, इसका डिस्कवरी किया था। किसका किया था, तो सेल के न्यूक्लियस का इन्होंने पहली बार क्या किया, खोज किया। तो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन किया था। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ए न्यूक्लियस जो टर्म हम लोग देते हैं, ये टर्म सबसे पहली बार किसने दिया था, तो ये टर्म भी आपका जो देने वाले साइंटिस्ट थे ये आपके कौन थे, तो रॉबर्ट ब्राउन ही थे। इन्होंने ही सबसे पहले न्यूक्लियस टर्म आपका क्या किया था, ये दिया था। तो देखिए न्यूक्लियस का ये सब है, और इसमें जो याद रखने वाली चीज है इसको आगे बताते हैं। एक बार इतना देख लीजिए, सबसे पहले सेल के हम लोग ऑर्गन के बारे में देख रहे हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है कि सेल का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, न्यूक्लियस है। ये सेल में कहाँ होता है, तो ये अगर पूछेगा तो ठीक बीचों बीच में होता है। न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। एक सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन होता है, तो न्यूक्लियस होता है। इसका डिस्कवरी यानी न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। और न्यूक्लियस टर्म को पहली बार यूज कौन किए थे, तो ये भी रॉबर्ट ब्राउन ही किए थे। चलिए इसका जो है कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका न्यूक्लियस के बारे में अभी और बात करेंगे। अब देखिए न्यूक्लियस के बारे में जो आपको और जानने वाली चीजें हैं जो एग्जाम्स में आपका आता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्रेन मैनेजर हम लोग बोलते हैं। यानी कि एक सेल का हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्रेन भी बोलते हैं, या तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजर भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का क्या होता है, तो सेल का ये क्या होगा, तो ये सेल का ब्रेन होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मैनेजर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल के हर एक ऑर्गन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सेल का ब्रेन कौन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। या क्वेश्चन में आए कि सेल का मैनेजर आपका कौन होता है, तो आपका न्यूक्लियस इसका सही आंसर आपका होगा। अब देखिए बात होता है कि ये जो है कहाँ नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में न्यूक्लियस कहाँ नहीं पाया जाएगा। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड में आपका क्या होता है, आरबीसी होता है। और आरबीसी में न्यूक्लियस आपका नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस आपका आरबीसी में नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड। यानी कि आरबीसी में लाल रक्त कोशिका में
लाल रक्त कोशिका में नाभिक यानी केंद्रक, लाल रक्त कोशिका में केंद्रक आपका क्या होता है, तो अनुपस्थित होता है। यानी सिर्फ एक ही ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जिसमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आता है कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस आपका नहीं पाया जाता है। तो जो है कि उसका सही आंसर आपका क्या होगा, ये जो है कि आरबीसी होगा। और देखिए आरबीसी में आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि जेनेटिक्स का जो स्टडी किया जाता है उसमें आरबीसी को नहीं लिया जाता है। अगर जेनेटिक्स का स्टडी करने में या फिंगर प्रिंटिंग में आपका आरबीसी नहीं लिया जाता है, आरबीसी नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है भाई, लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस आपका इसमें नहीं होता है। तो सोचिए कि आखिर न्यूक्लियस में कौन सा ऐसा चीज है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है, आपके शरीर के किसी भी हिस्से को ले सकता है। आपका बाल लिया जा सकता है, आपका जो है कि कहीं जो है कि आपका कोई भी शरीर का ऑर्गन्स लेकर आपका फिंगरप्रिंटिंग या जेनेटिक्स का जो जेनेटिक्स के बारे में जो स्टडी किया जाएगा तो उसमें किसी भी ऑर्गन को ले लिया जाएगा, क्योंकि हर एक ऑर्गन में क्या होता है, आपका जो है कि न्यूक्लियस होता है। लेकिन आपका अगर जेनेटिक्स की अगर बात की जाए तो जेनेटिक्स के स्टडी में जो है कि क्या होता है, आरबीसी को नहीं लिया जाता है। इस रीजन क्या होता है कि न्यूक्लियस आपका क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसका रीजन क्या है, रीजन आरबीसी में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस आपका क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। यही कारण आरबीसी को जो है फिंगरप्रिंटिंग ये सब में आपको नहीं लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि ह्यूमन बॉडी में आपका न्यूक्लियस जो होता है ये कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग जो है ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में आपका न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो यहाँ देखिए ह्यूमन बॉडी में आपका न्यूक्लियस जो होता है ये दो जगह पर पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ कहाँ रहता है, तो पहला आपका कहाँ रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। पहला आपका कहाँ पर पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। और दूसरा जगह जो आपका न्यूक्लियस पाया जाता है ये आपका कहाँ पर, इसका कलर कभी कभी पूछ देता है कि न्यूक्लियस का आपका कलर आपका क्या होता है। तो आपका इसका कलर जो है क्या होगा, तो आपका कलर इसका पर्पल होगा। ह्यूमन बॉडी में न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। और इसके अगर हम लोग कलर की बात करते हैं तो कलर आपका क्या होगा इसका, तो कलर इसका आपका पर्पल होगा। ह्यूमन बॉडी में अगर हम लोग इसके कलर की बात करें तो इसका कलर आपका क्या होगा, पर्पल होगा। या सेल की अगर बात करें तो इसका भी कलर जो है आपका क्या होगा, आपका पर्पल कलर का होगा। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको किस कलर का जो है कि लगेगा, तो आपको पर्पल कलर का आपको दिखाई देगा। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं तो न्यूक्लियस के हम लोग पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस का कितना पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस हेडिंग देते हैं। अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस का कितना पार्ट होता है,
तो यहाँ देखिए मुख्य रूप से न्यूक्लियस का कितना पार्ट होगा आपका, तो 4 पार्ट्स होता है। इसमें एक एक करके हम हर एक पार्ट के बारे में क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला पार्ट जो होता है आपका, ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। यहाँ एक सेल बनाते हैं, इस सेल का क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ये आपका क्या हो गया, यहाँ न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ये आपका पूरा क्या है, सेल है। तो ये सेल के भी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, ये आपको बताए ही थे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये एक सेल है और सेल के ठीक बीचों बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ आपका मेम्ब्रेन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। या इसका एक और नाम है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको हम लोग केंद्रक झिल्ली हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो आपका न्यूक्लियस का सामने आता है, ये आपका क्या आता है कि न्यूक्लियस का आपका पहला पार्ट आपका क्या हो गया, तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया या केंद्रक झिल्ली हो गया। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इस देखिए, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक और नाम है न्यूक्लियर इन्वेलॉप है। तो हम लोग पहले वाले के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं पहले पार्ट के बारे में, जो आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हेडिंग दीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलॉप भी हम लोग बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलॉप बोला जाता है। तो हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टडी करेंगे, जानेंगे कि जो है कि एग्जाम्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये किस चीज का बना होता है। तो ये जो है आपका लिपोप्रोटीन का बना होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ये आपका क्या आता है, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन ये किस चीज का बना होता है, तो लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन। एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, तो आपका लिपोप्रोटीन का बना होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाएंगे कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये किस चीज का बना होगा, तो जो है कि लिपोप्रोटीन का होगा। और इससे जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन देने का काम है। ये किसको प्रोटेक्शन देगा, तो ये प्रोटेक्ट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी न्यूक्लियस को ये सुरक्षा देगा, केंद्रक को ये क्या करेगा, सुरक्षा देगा। क्योंकि केंद्रक जो है सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसकी सुरक्षा जो है कि क्या है, काफी जो है कि क्या है, जरूरी है। तो जो है कि ये क्या करता है, ये जो है कि उसका प्रोटेक्शन करता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट, न्यूक्लियस के दूसरे पार्ट के बारे में देखेंगे। पहला पार्ट तो हम लोग देख लिए, ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एग्जाम में आपका क्या आएगा, पहला चीज कि ये किस चीज का बना होता है, तो लिपोप्रोटीन का होता है। दूसरा चीज इसका काम क्या होता है, तो ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही सारी चीजों को क्या करेगा, आपको कंट्रोल करेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए हम लोग दूसरा पार्ट के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस का सेकंड पार्ट आपका क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस।
दूसरा वाला पार्ट जो होता है दूसरा पार्ट जो होता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस का आपका क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है। न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस का दूसरा पार्ट की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस आपका होता है। ये आपका न्यूक्लियस का क्या होगा, आपका दूसरा पार्ट होता है। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हिंदी में हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। और ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियस का ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस एक केंद्रिका होता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोलस का आपका क्या होता है, कलर क्या होता है। तो इसका कलर आपका डार्क पर्पल कलर होता है। तो पहला पॉइंट जो यहाँ से सामने आता है क्या, कि इसका कलर, न्यूक्लियोलस का कलर आपका क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है, ये बनता है कि इसका कलर जो होता है ये क्या होता है, डार्क पर्पल कलर। यानी न्यूक्लियोलस का कलर जो होगा ये गाढ़े रंग का होगा। और किस कलर का होगा, तो ये बैंगनी कलर का होगा। और ये कब काम आता है, अगर हम लोग न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो ये यूज में कब आता है, तो जब सेल का डिवीजन होता है उस समय ये काम में आता है। यानी कि कब काम में आएगा, तो सेल डिवीजन के समय ये काम में आता है। सेल डिवीजन में काम आता है। सेल डिवीजन के समय ये काम आता है। जैसा मान लिया जाए कि ये क्या है, एक सेल है ना, यहां बना देते हैं। देखिए यहाँ एक क्या है, सेल है। ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब ये सेल क्या कर रहा है, डिवाइड अगर करेगा, तो सेल जब डिवाइड करेगा तो आपका न्यूक्लियस भी आपका क्या होगा, डिवाइड करेगा। यानी कि सेल दो भाग में बटा तो न्यूक्लियस भी दो भाग में बटेगा। इस तरह बटेगा, एक सेल के अंदर ये वाला और एक सेल के अंदर क्या होगा, ये न्यूक्लियोलस आएगा। तो अगर हम लोग इसके विजिबिलिटी की बात करते हैं, ये न्यूक्लियोलस आपका कब दिखाई देता है, तो ये सिर्फ जो है कि कब दिखाई देगा, तो सेल डिवीजन के प्रोसेस के समय ही दिखाई देगा। हमेशा ये दिखाई नहीं देगा आपका, जब क्योंकि हमेशा तो सेल डिवाइड नहीं होता है। जब सेल डिवाइड होने की स्थिति में होता है और सेल डिवीजन का जब प्रोसेस होता है तो उस समय ये जो है कि क्या होता है, दिखाई देता है। तो हम लोग देखते हैं कि कब विजिबल होता है। अगला पॉइंट, तो विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। सेल डिवीजन प्रोसेस यानी कोशिका विभाजन के समय, किस समय दिखाई देगा, तो कोशिका विभाजन के समय। ये सिर्फ आपको कब दिखाई देगा, तो कोशिका विभाजन के समय ही आपको न्यूक्लियोलस आपका क्या होगा, ये आपका डार्क पर्पल कलर का जो है ये आपका दिखाई देगा। ये एग्जाम में जो है कि हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस का कौन सा पार्ट जो है ये सेल डिवीजन के समय आपका दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोलस हो जाएगा। ये क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस का आपका कौन सा पार्ट जो है ये आपका सेल डिवीजन के समय आपका विजिबल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस हो जाएगा। ये सिर्फ आपका सेल डिवीजन के समय ही आपका क्या होगा, आपको दिखाई देगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। न्यूक्लियस का जो तीसरा पार्ट है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिससे आपके एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म अगला जो पार्ट होता है इसका,
न्यूक्लियस का, ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला जो पार्ट होता है ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि आपका एग्जाम्स में आपका किस तरह का आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, आपका केंद्रक हो गया, नाभिक हो गया। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का मतलब आपका क्या हो गया, आपका केंद्रक हो गया। और अगर आप लोग प्लाज्म की बात करते हैं तो प्लाज्म का आपका मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। प्लाज्म का मतलब लिक्विड होता है, यानी कि द्रव्य होता है। तो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब क्या आपका आता है निकल कर सामने, कि क्या केंद्रक द्रव्य होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं ये आपका क्या है, यहाँ मान लिया जाए ये आपका सेल है और यहाँ आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, लिक्विड्स भरे जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म हम लोग बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। ये आपका क्या है, यहाँ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर में आपका क्या भरा हुआ है, तो आपका लिक्विड भरा हुआ है। और इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखिए जो एग्जाम में अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ से निकल कर सामने आता है, ये आता है कि ये जो लिक्विड रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, तो इस लिक्विड में क्या क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका लिक्विड इसमें पाया जाता है, तो इस लिक्विड में आपका कौन कौन सा चीज रहता है, तो दो चीजें रहती हैं। पहला आपका डीएनए होता है और दूसरा आपका क्या होता है, आरएनए होता है। इस लिक्विड में दो चीजें होता है, पहला क्या होता है, आपका डीएनए और आरएनए इसमें रहता है। और ये आपका क्या है, और प्लस आपका क्या रहेगा, तो प्लस प्रोटीन भी इसमें रहता है। और इसमें क्या रहता है, प्रोटीन भी रहता है। यानी कि ये तीन चीजें जो हैं आपके क्या रहते हैं, इस लिक्विड में भरी जाती है। पहला आपका डीएनए, दूसरा आरएनए और तीसरा क्या होता है, कुछ प्रोटीन होता है। अब देखिए ये हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म का। यहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है, तो आपका न्यूक्लियस के अंदर आपका जो लिक्विड होता है वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, कि इस लिक्विड में यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीजें आता है, तो आपका डीएनए होता है, आरएनए होता है और आपका प्रोटीन होता है। तो ये सारी चीज एग्जाम्स में आपके आते हैं। कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर रखिएगा तो आप इन सारी चीजों का क्या कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग जो है कि लास्ट वाले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूक्लियस का अंतिम पार्ट वो आपका क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। चौथा पार्ट का हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। बताए थे कि न्यूक्लियस का क्या होता है, आपका चार पार्ट होता है। तो ये चौथा पार्ट जो होता है आपका क्या होता है, क्रोमोमेटिन। चौथा पार्ट जो आपका होगा ये आपका क्या होगा, क्रोमोटिन। क्रोमोटिन, क्रोमोटिन होता है चौथा वाला पार्ट, क्रोमोटिन। ये न्यूक्लियस का चौथा पार्ट है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो आपको परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी इसकी संरचना क्या होती है। तो पहला पॉइंट इसका जो आता है, तो इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी संरचना जो होती है ये धागे की जैसी होती है। यानी क्या होता है, धागे नुमा संरचना, धागे नुमा संरचना।
यानी कि ये किस तरह का होता है, तो बिल्कुल आपका एक थ्रेड की तरह ये होता है। और ये थ्रेड आपका जो है कि कैसा हो सकता है, तो इस तरह का आपका थ्रेड हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। तो ये आपका क्या है, आपका थ्रेड है। और इस थ्रेड में जो है कि क्या जाता है, तो इसमें क्रोमोसोम बनता है। और इसमें आपका क्या होता है, इस थ्रेड में क्रोमोसोम बनता है, यानी गुणसूत्र। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम आपका बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है यहाँ कि आपका जो है क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा संरचना होता है। और इससे क्या बनता है, इससे इससे क्रोमोसोम बनता है। और इससे आपका क्या होगा, इससे ही आपका क्या होगा, आपका क्रोमोसोम जो है कि क्या बनेगा, फॉर्म होगा। दूसरा चीज इससे क्या बनता है, तो इससे आपका अगला चीज जो होता है, ये आपका क्या होता है, डीएनए बनता है। दूसरा आपका जो बनता है, ये आपका डीएनए बनता है। और तीसरा चीज जो बनता है, ये आपका क्या बनता है, आपका आरएनए बनता है। ये तीन चीज इससे बनता है। पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका क्या बनेगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या क्या आएगा कि क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे क्या क्या चीज का फॉर्मेशन होता है। तो पहला क्रोमोसोम, दूसरा डीएनए, और तीसरा जो बनता है, ये आपका क्या बनता है, ये आपका आरएनए बनता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि इनसाइड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये भी आपसे एग्जाम्स में हमेशा आपका क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ये भी बहुत आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम लोग न्यूक्लियस के बात की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपका क्या क्या होगा, तो हम बता चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके इसके आंसर की बात करें, तो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाएगा, ये आपका क्या पाया जाएगा, न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक, इसके अंदर जो होता है आपका न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इसमें आपका दो चीज होता है। पहला क्या होता है, डीएनए होता है। और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, आरएनए होता है। पहला चीज आपका इसमें क्या आता है, तो पहला आपका डीएनए होता है, और दूसरा आपका आरएनए होता है। तो यहाँ जो है कि तीन क्वेश्चन आपका बनता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड होता है। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है कि न्यूक्लिक एसिड में क्या रहता है, तो आपका डीएनए और आरएनए हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बन कर आता है कि इसका जो है कि डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। यानी कि अगला क्वेश्चन आता है कि इसका डिस्कवरी जो किए थे, यानी इसका जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, उनका आपका क्या नाम था, तो उनका नाम था आपका फ्रेडरिक, इनका नाम था आपका फ्रेडरिक था मी, पूरा नाम था इनका फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर नाम था। इनका नाम था आपका फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिशर, इनका नाम था आपका फ्रेडरिक मिशर था। तो एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आता है कि आपका जो है न्यूक्लिक, इसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जिसमें कि डीएनए और आरएनए पाया जाता है, तो इसका डिस्कवरी कौन किए थे, तो इसका डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर किए थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए अगला पॉइंट जो आपको एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, ये आपका क्या पूछा जाता है, आपका डीएनए का और आपका आरएनए का आपका क्या पूछ दिया जाता है, आपका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ देखिए अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का मतलब आपका क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी यानी कि दो को रहेगा ऑक्सीजन इसमें, तो इसका क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया। और अगर हम लोग इसके बाद अगर आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए का क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए का फुल फॉर्म दिया जाता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि डी है, यानी कि इसमें दो राइबोज है और इसमें क्या रहेगा, एक राइबोज रहेगा। यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, दोनों में राइबोज ही होता है, लेकिन डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया कि इसमें दो राइबोज रहेगा और इसमें क्या रहेगा, इसमें एक ही राइबोज रहेगा। और राइबोज की अगर बात करते हैं तो राइबोज आपका क्या होता है, शुगर होता है। अगर इसकी बात की जाए राइबोज की तो ये क्या होता है, आपका शुगर होता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें कितना शुगर आपका होगा, तो इसमें 2 शुगर होगा और इसमें कितना रहेगा, तो आपका 1 शुगर रहेगा। यानी कि आरएनए में 1 शुगर का मॉलिक्यूल पाया जाएगा और आपका डीएनए में कितना रहेगा, तो 2 रहेगा। 2 रहने के ही कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और इसमें आरएनए में 1 राइबोज रहने के कारण क्या बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए डीएनए और आरएनए की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, आपका बायो मॉलिक्यूल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए और आरएनए को, तो इसको हम लोग बायो मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल बोलेंगे। यानी कि इसको हम लोग जैविक अणु बोलते हैं, जैविक अणु। यानी किसको जैविक अणु बोला जाता है, तो डीएनए और आरएनए को अगर हम लोग बात किया जाए तो ये जो है कि क्या होता है, इसको हम लोग जैविक अणु कहते हैं। और जैविक अणु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, इसमें आपका कार्बन जो है आपका क्या आता है, प्रेजेंट रहता है। यानी कि कार्बन, आपका कार्बन के मॉलिक्यूल जो होंगे आपके दोनों में रहेंगे, आपके डीएनए भी रहेंगे और आपके किस में रहेंगे, आरएनए भी रहेंगे। तो यहाँ से जो है कि सिर्फ आपका ये याद रखना है, डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस, राइबोज का मतलब शुगर, कहने का मतलब है डीएनए में 2 शुगर होता है, आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें एक ही शुगर होता है। और डीएनए और आरएनए को क्या कहा जाता है, तो जैविक अणु कहा जाता है। इसको हम लोग बायो मॉलिक्यूल कहते हैं। और बायो मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं, कि इन दोनों में आपका क्या रहता है, कार्बन मौजूद रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। अब चलिए अब दोनों में हम लोग कुछ डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे कि आपका डीएनए में और आपका आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक कॉलम आप किसका बनाइएगा, एक कॉलम आप डीएनए का बना लीजिए और दूसरे तरफ आप किसका बना लीजिए, आरएनए का बना लीजिए। यहाँ डीएनए का एक कॉलम बना लीजिए और दूसरी तरफ आप किसका बनाइएगा, आरएनए का आप बना लीजिएगा। अब दोनों में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि दोनों में क्या क्या चीज आता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग पहला डिफरेंस की बात करते हैं डीएनए और आरएनए में, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसी से निकल कर आता है, जो अभी अभी आपको बताए कि इसमें जो है कि डीएनए में क्या होगा, 2 राइबोज होगा। यानी कि कितना शुगर होगा, इसमें 2 शुगर होगा। इसमें कितना होगा, पहला पॉइंट में इसमें डीएनए में कितना शुगर रहता है, 2 शुगर। यानी कि इसमें राइबोज कितना रहता है, तो इसमें 2 हो जाता है। और अगर इसकी अगर बात किया जाए आरएनए की अगर बात करते हैं तो आरएनए में कितना रहता है, तो 1 राइबोज रहता है। तो पहला अंतर तो आपका यही हो गया
कि आरएनए में कितना राइबोज, आपका एक, और डीएनए में आपका कितना होगा, तो डीएनए में आपका 2 राइबोज होगा। तो पहला तो अंतर आपका यही हो गया। अब देखिए दूसरा जो हम लोग इसके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, तो दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों का डिस्कवरी कौन किए थे। तो यहाँ देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं डिस्कवरी की बात। यहाँ देखिए डिस्कवरी की बात करते हैं कि आपके डीएनए के खोज जो है ये आपका कौन किया था, तो फ्रेडरिक मिशर किए थे। इसका डिस्कवरी कौन किए थे, फ्रेडरिक 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 मिशर फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिशर किए थे। और अगर हम लोग इसकी भी बात करते हैं आरएनए की, तो इसका जो डिस्कवरी जिन वैज्ञानिक ने किया था वो किसने किया था, तो वो फ्रेडरिक मिशर ने ही किया था। फ्रेडरिक मिशर ने ही किया था। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, आपका ये दोनों कॉमन हो गया, क्योंकि दोनों का इसका आविष्कार करने वाले, इसका डिस्कवरी करने वाले आपके कौन थे, तो ये आपके जो है कि फ्रेडरिक मिशर ही थे। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या आता है, इन्होंने क्या बताया था, डीएनए, आरएनए, बायोमोलिक्यूल ये कहाँ जाते हैं, तो ये न्यूक्लियस में जाते हैं। इन्होंने कहा क्या बताया था, ये डीएनए आरएनए ये कहाँ पर रहेंगे, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये जो है कहाँ रहेंगे, तो ये न्यूक्लियस में रहेंगे। इन्होंने ये भी बताया था। ये भी बताने वाले जो साइंटिस्ट थे कि डीएनए और आरएनए जो है बायोमोलिक्यूल है और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो ये आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अब देखिए तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो इसका मॉडल का अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर डीएनए के मॉडल की बात की जाए तो इसका मॉडल क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स यानी कि ये जो होता है आपका क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। ये आपका क्या होता है, द्विकुंडलित होता है, यानी कि एक तरह से ऐसे आपका हो सकता है, जबकि अगर एक ये वाला हो गया और एक कुंडली आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो इसका अगर डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका क्या होगा, डबल हेलिक्स होगा। लेकिन अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए का मॉडल जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका सिंगल हेलिक्स होता है, एक कुंडलित होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। यानी कि आपका क्या होगा, या तो इस प्रकार का हो सकता है या इस प्रकार का हो सकता है। यानी कि इसमें एक ही कुंडली रहेगी, जबकि इसमें आपका क्या होता है, एक कुंडली ये होता है और दूसरा कुंडली क्या होता है, ये होता है। तो तीसरा पॉइंट जो है कि क्या हो गया आपका जो है इसके मॉडल के बारे में हो गया कि इसका मॉडल कैसा होता है डीएनए का, तो द्विकुंडलित होता है, डबल हेलिक्स होता है, और ये जो होता है इसका सिंगल हेलिक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए इसके डिस्कवरी की बात करते हैं, डीएनए के मॉडल की डिस्कवरी की। तो यहाँ देखिए इसका डिस्कवरी कौन किए थे, इसका डिस्कवरी की बात करते हैं डीएनए के मॉडल की, तो इसका डिस्कवरी किए थे वाटसन एंड क्रिक। इसका डिस्कवरी, इसका खोज जो है करने वाले कौन थे, तो वाटसन और क्रिक थे। इन्होंने ही ये जो है कि इस मॉडल का क्या किया था, खोज किया था, वाटसन एंड क्रिक। जबकि अगर हम लोग इसके मॉडल की बात करते हैं कि इसका मॉडल का आपका डिस्कवरी कौन किया था, आपका आरएनए का मॉडल का डिस्कवरी आपका किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा इसका खोज किया गया था, फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने जो है आरएनए का आपका क्या किया था, मॉडल बताया था। और डीएनए के मॉडल के बारे में सबसे पहले आपको कौन बताए थे, तो आपके वाटसन और क्रिक बताए थे। तो दोनों में ये सारा डिफरेंसेस हुआ। पहला आपका क्या हो गया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसमें 2 शुगर 2 राइबोज पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में कितना राइबोज होगा, तो 1 राइबोज होगा। अगर डिस्कवरी की बात की जाए कि डिस्कवरी कौन किए थे डीएनए की, तो फ्रेडरिक मिशर किए थे। और जो है कि इसका भी डिस्कवरी कौन किए थे, आरएनए का, तो ये आपका फ्रेडरिक मिशर ही किए थे। अगर बात आए कि इसका मॉडल डीएनए का किसने दिए थे, मॉडल
कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स होता है। और आरएनए का मॉडल क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। अगर क्वेश्चन ये आए कि डिस्कवरी, इस मॉडल का डिस्कवरी यानी कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में कौन बताए थे, कौन डिस्कवर किए थे, तो वाटसन और क्रिक किए थे। जबकि आरएनए के मॉडल की बात की जाए तो इसका डिस्कवरी कौन किए थे, तो इसका डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर किए थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए चौथा जो पॉइंट आता है, यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डीएनए आपका कहाँ दिखता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि डीएनए आपका कहाँ दिखता है, चौथा पॉइंट ये हम लोग देखते हैं कि डीएनए आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि डीएनए जो होता है ये आपका कहाँ कहाँ दिखाई देता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये देखिए डीएनए की अगर बात किया जाए तो डीएनए आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं डीएनए का तो ये कहाँ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। दूसरा ये जो है कि आपका कहाँ पाया जा सकता है डीएनए, तो आपका न्यूक्लियस में पाया जाएगा। और तीसरा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दूसरा कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में। और तीसरा जो डीएनए पाया जाता है ये आपका कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये देखिए ये तीनों जगह जो है आपका डीएनए आपका कहाँ पाया जाएगा, तो ये प्लांट्स में पाया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट में PLANT प्लांट, अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट में डीएनए जो है ये तीनों जगह आपको पाया जाएगा। आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहेगा, आपको न्यूक्लियस में भी रहेगा, और आपका कहाँ रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन्स की बात करते हैं तो ह्यूमन में डीएनए दो जगह ही आपको पाया जाएगा, दो जगह ही देखा जा सकता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में आपका डीएनए जो है ये आपका कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो पहला आपको जो दिखाई देगा माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाई देगा पहला जगह। और दूसरा कहाँ पाया जाएगा, तो आपका न्यूक्लियस में पाया जाएगा, न्यूक्लियस। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए प्लांट में कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देगा। इसी को घुमाकर पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्गन ऐसा है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है, या कौन सा सेल ऐसा होता है जिसमें कि डीएनए जो है आपका जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, तो प्लांट होगा। क्वेश्चन ये देगा कि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो यस होगा। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाएगी तो मात्र दो जगह पाया जाएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक कहाँ पाया जाएगा आपका, तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं आरएनए का। ये तो डीएनए का हम लोग देख लिए कि डीएनए आपका कहाँ कहाँ दिखाई देता है, कहाँ कहाँ आपका पाया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आरएनए का देखते हैं कि आरएनए जो है ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो इस तरफ आइए, इस तरफ लिखिएगा आप लोग। अगर हम लोग चौथा पॉइंट अगर यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम लोग आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पहला आपका कहाँ पाया जाएगा, तो पहला न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाएगा। और दूसरा आपका कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पहला आपका कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में, और दूसरा कहाँ पाया जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। यानी साइटो का मतलब आपका क्या हो गया, आपका सेल हो गया। और प्लाज्म का मतलब क्या होता है, तो प्लाज्म का मतलब आपको बताए ही थे कि इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी कि आपका क्या होगा, आपका सेल के अंदर लिक्विड में पाया जाता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सेल के अंदर क्या होगा, ये लिक्विड में आपका क्या होगा, पाया जाएगा।
तो आयन आपका हम लोग देखें कि दो जगह पाया जाता है। आयन भी आपका दो जगह होगा। पहला आपका कहाँ होगा, तो न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म में सेल के लिक्विड के अंदर पाया जाएगा। और एक जगह और पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रिएक्टम में पाया जाता है, रेटिकुलम में। तीसरा जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतः परदावी जालिका में। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए का और आरएनए का। ये डीएनए भी हम देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। तो डीएनए तो हम लोग दो अलग अलग चीजों में देखे। पहला हम लोग प्लांट में देखे, तो प्लांट में तीन जगह, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। और ह्यूमन में दो जगह, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। अगर आरएनए की बात करते हैं तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। साइटो का मतलब सेल और प्लाज्म का मतलब लिक्विड, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड होगा उसमें आपका क्या पाया जाएगा, आयन पाया जाएगा। और दूसरा जगह कहाँ पाया जाएगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको पाया जाएगा, यानी खुरदरी अंतःपरादवी जालिका में भी आपका आयन पाया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसके बाद आगे करते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम्स में हमेशा आपका आता है। एक आता है डीएनए सेल के अंदर क्यों होता है। देखिए हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो डीएनए है ये आपका सेल के अंदर आपका क्यों होता है। ये हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। हम लोग 4 पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग 5वें पॉइंट की बात करते हैं कि आपका ये डीएनए है ये कहाँ होता है, आपका इनसाइड इनसाइड सेल होता है, यानी कि कोशिका के कहाँ होता है, अंदर होता है, कोशिका के अंदर। तो सवाल उठता है कि ये कोशिका के अंदर ही क्यों होता है। तो इसका आपका रीजन क्या होगा, इसका हम लोग रीजन क्या देंगे कि डीएनए सेल के अंदर क्यों होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसका रीजन क्या है कि इट ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक पदार्थों को ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और एक किसको ट्रांसफर करता है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर करता है। जैसे आपके मदर या फादर से कुछ गुण आप में आए होंगे, आपसे कुछ गुण आपके बच्चों में जाएंगे, आपके दादाजी का कुछ गुण आपके फादर में आया, आपके फादर से कुछ गुण आपका किस में गया, तो आप में आया। तो ये सारा जेनेटिक मटेरियल्स जो है ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये ट्रांसफर होता है। यही कारण है कि सेल के अंदर आपका क्या होता है, डीएनए होता है। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपका क्या होगा, ये आपका ट्रांसफर होते रहता है। अब यहाँ देखिए आरएनए भी जो होता है ये आपका कहाँ होता है, तो आपका सेल के अंदर होता है। अगर हम लोग आरएनए की भी बात करते हैं तो ये भी आपका कहाँ रहेगा, तो ये भी आपका इनसाइड सेल, ये भी सेल के अंदर ही रहेगा। तो आरएनए क्यों रहता है सेल के अंदर, तो हम लोग इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो आरएनए के बारे में हम लोग जानते हैं कि आरएनए जो होता है क्या बनाता है, ये बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने में आपका क्या करता है, मदद करता है। ये बॉडी के अंदर क्या करता है, प्रोटीन बनाने में, बॉडी के अंदर ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाता है। देखिए कुछ प्रोटीन तो हम लोग बाहर से खा लेते हैं, जैसे दाल खाए, सोयाबीन खाए या कुछ भी फूड आइटम खाते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन हम लोग बाहर से खा लेते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन जो होते हैं हमारे सेल्स के भीतर ऑटोमेटिक बनते हैं। तो आयरन क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर आपका क्या करता है, आपका प्रोटीन बनाता है। तो हम लोग
आरएनए के काम की बात करते हैं तो आरएनए जो होता है ये क्या करता है, प्रोटीन को मेक करता है और दूसरा जो है कि क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है। तो आरएनए का दो काम हो गया। अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो पहला काम हो गया प्रोटीन मेकिंग। पहला ये क्या करेगा, तो पहला ये प्रोटीन को क्या करेगा, ये बनाएगा। और दूसरा ये काम जो करता है ये प्रोटीन को सिंथेसिस भी करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन को बनाने में ये क्या करता है, ये जो है जो कि मदद करता है। और ये किसको मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो राइबोसोम को करता है, राइबोसोम को। राइबोसोम को ये प्रोटीन बनाने में ये क्या करता है, आरएनए मदद करता है। और अगर हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम को आपको क्या कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे जो है कि बॉडी में क्या होता है, आपका प्रोटीन बनता है। इसलिए राइबोसोम को आप प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और इसको मदद कौन करेगा, राइबोसोम को प्रोटीन बनाने में, तो ये जो है कि आरएनए करेगा। आरएनए को इसका प्रोटीन मेकिंग कहते हैं। और यही रीजन है कि आरएनए जो है हमारे बॉडी के क्या होता है, अंदर होता है। तो इससे बहुत सारी चीज आपके आते हैं एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बहुत सारी चीज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि हर परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। जैसे डीएनए कहाँ सेल के अंदर क्यों होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करेगा। आरएनए के बारे में आ सकता है कि ये कहाँ होता है, तो ये सेल के अंदर होता है। अब सेल के अंदर क्यों होता है, तो क्या होता है, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। किसको प्रोटीन बनाने में मदद करता है, तो राइबोसोम को बनाने में मदद करता है। और प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग राइबोसोम को कहते हैं। तो इस तरह का आपका बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आते हैं। कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा तो आपका जो है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो जो भी स्टडी कीजिए कंसेप्ट के साथ आप कीजिए। चलिए अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे का पॉइंट करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हम आपको एक चीज बताए थे डीएनए के बारे में कि डीएनए जो होता है उसमें क्या जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो छठा पॉइंट हम लोग लिखते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, या इसी को क्या कहा जाता है, एच प्रोटीन भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में आपका क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन आपका मौजूद रहता है। जबकि अगर आप आरएनए की बात करते हैं तो ये जो है कि आरएनए में मौजूद नहीं रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन डीएनए स्ट्रक्चर, इन डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए की संरचना जो होती है उसमें आपका ए वाला प्रोटीन जो होता है ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करता है, डीएनए के पैकिंग करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन पैकिंग, यानी कि पैकिंग करने में डीएनए को आपका क्या करता है, मदद करता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं आरएनए की तो आरएनए में क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है, नहीं पाया जाता है। तो छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन आरएनए स्ट्रक्चर। यानी कि आरएनए की संरचना में आपका क्या होगा, आपका हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये आपका क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो ये सारे जितने भी चीज हम लोग आज पढ़े ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं या पीसीएस एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये चैप्टर जो भी हम पढ़ाए हैं ये आपका क्लियर कंसेप्ट के साथ है,
डिटेल्स में, सरल भाषा में, ताकि आपका किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह का कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपका छूट ना पाए। इसलिए इससे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। हमेशा रेगुलर मिलते रहे और रेगुलर क्लासेज आप लोग करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगला वीडियो जल्दी ही आएगा।